जय हिंद साथियों, ट्रैफिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट, हल करेंगे मैथ। जो एसएससी पुलिस मतलब वनडे जितना भी एग्जाम है उसमें आपको काफ़ी लाभ देने वाला है। पहला क्वेश्चन चलिए हम लोग हल कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है 36/4 का 1/2 प्लस 3/4 गुणे 1/2 का मान पूछ रहा है। 36/4 का 1/2 प्लस 3/4 गुणे 1/2 का मान बताइए। विकल्प हम इधर दे रहे हैं। पहला विकल्प है 19/1/8, दूसरा विकल्प है 19/1/4, तीसरा विकल्प है 18/1/2 और चौथा विकल्प है 17/1/2। यह 4 विकल्प हैं। 4 में से कौन सा आंसर आएगा, थोड़ा इसको बताइए। हाँ, इसको ना आराम से देखिए। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हम लोग BODMAS इस हिसाब से इसको तोड़ते हैं। B का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब काकी के, D का मतलब डी भाग, हम यहाँ लिख रहे हैं ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट तोड़ा जाता है तो इसमें तो ब्रैकेट यानी कोष्टक कुछ है नहीं, काकी के है। आपका मतलब काकी के, देखिए इसको हम लोग तोड़ेंगे पहले। डिवाइड का मतलब है, देखिए का है, ठीक। डिवाइड का मतलब भाग, मल्टीप्लाइड का मतलब गुणा, एक का मतलब जोड़ और यस का मतलब घटाना। इस हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो जब इस हिसाब से चलेंगे तो इसमें तो कहीं ब्रैकेट है नहीं, का है। का वाला पहले तोड़िए, इसको काट दीजिए। 2 ना 4 कैंसिल हो गया, तो हो गया 36/2 और प्लस 3/4 गुणे 1/2, ठीक। तो हो गया। अब भाग देना है, भाग दे दीजिए। 2 से 2 1 कम 2, 2 8 16, ये भी कैंसिल हो गया। प्लस 3/4 और गुणे इसको कर लीजिए। 2 1 कम 2 1 3/2 हो गया। तो देखिए गुणा करना है, देखिए भाग हो गया। भाग के बाद किसका नंबर है, गुणा का। इसमें गुणा देखिए यह है, कर लीजिए। 3 त्रिके 9 और 4 दूना 8 और प्लस यह 18 है। अपने मन से नीचे एक मान लीजिए, इसका गुणा करेंगे 18 8, हाँ कितना होगा वो 144। चलो ठीक है, 144 सही है। इसका यहाँ गुणा कर लीजिए, इसका यहाँ गुणा कर लीजिए। 9/8। इसको जब हल करेंगे तो 144 में 9 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 153/8। इसी को काटना है। 8 1 कम 8 हो जाएगा, 8 9 72, यानी विकल्प पहला सही है आपका। ऐसे सवाल को आप इस नियम से चलेंगे। पहले ब्रैकेट तोड़ना रहता तो इसमें कोष्टक कहीं है नहीं है, फिर का जो दिया है, का जो ही का वाला है इसको तोड़ेंगे, उसके बाद भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़, फिर घटाना। इस नियम से चलेंगे तो सवाल सही होगा, नहीं तो उल्टा पुल्टा कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। आप लोग कितना कर रहे हैं इसको परखिए। अगला क्वेश्चन है 1/3 धन 1/3 धन 1/3 माइनस 1/3 का मान बताइए। इसका मान पूछ रहा है। हम विकल्प इधर आपको दे रहे हैं।
हाँ कि पहला है 27/89, 8/89, 7/89, ये ठीक कोई नहीं। इसमें से कौन सा विकल्प होगा थोड़ा बताइए बाबू। हाँ देखिए, ये बीतत वाला भिन्न है, हल करिए, जिनको आ रहा है हल करिए, जिनको ना समझ में आए इधर देखिए। ये बीतत भिन्न है जिसको लंगड़ी भिन्न कहा जाता है। नीचे जिसको हम हल करेंगे यहाँ कितना, चलिए ठीक देख लिया जा रहा है। देखिए नीचे से हम हल करेंगे 3 तरीके 9 में से घटाएंगे तो 8/9, यानी इसका टोटल कैलकुलेशन क्या आ रहा है 8/9। ठीक, तो यह चेंज हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा। इसको फिर लिख लीजिए 1/3 प्लस 1/3 प्लस, देखिए हाई 8/9 है ना, तो बटा का बटा ऊपर जाएगा, यानी हो जाएगा 9/8। कहाँ पर, हाँ 3 तरीके 9 में से 1 जा 8/3 है, ठीक है 8/3 है। अब यह जो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 जाएगा कहाँ पर, इसके पास, ठीक। तो जब वहाँ पहुँच गया तो 8 तरीके 24, 3, यानी इसको जब हम टोटल कर रहे हैं तो 27/8 आ रहा है। अब इसको जब हम आगे बढ़ेंगे तो 1/3 प्लस, यह देखिए बटा का बटा ऊपर चला जाएगा, यानी 8 ऊपर हो जाएगा, 27 नीचे हो गया। अब 27 में 3 से गुणा करिए, 81 और 81 8 89, यानी 89/27 हो गया ना, बटा का बटा पलट जाएगा, यानी 27 हो गया 89। यही आपका देखिए पहला विकल्प है। ऐसे सवाल में आपको ध्यान देना है, नीचे से आप इसको हल करते हुए पलटते हुए चलेंगे, ठीक। अंत में आपको आंसर मिल जाएगा, तो 27/89 इसका आंसर है। जो 89/27 है, ये क्यों बटा का बटा हो रहा है ना, तो पलट जाएगा, 27/89 हो जाएगा। हो गया। अगला क्वेश्चन है, ए और बी 20 किलोमीटर दूरी पर हैं। क्वेश्चन करा ए और बी 20 किलोमीटर दूरी पर हैं। ए और बी 20 किलोमीटर दूरी पर हैं। ए और बी 20 किलोमीटर दूरी पर हैं। ए 4 किलोमीटर प्रति घंटे और बी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है। ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। यदि वे प्रातः 7 बजे एक दूसरे की ओर चलें, यदि वे प्रातः 7 बजे एक दूसरे की ओर चलें, तो वे कब मिलेंगे? यह पूछ रहा है। विकल्प है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। क्या आ रहा है किसी का? हाँ, थोड़ा बोर्ड पर ध्यान से देखिए भाई, बोर्ड पर ध्यान से देखिए। इनके बीच की दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर दूरी बता रहा है ना। एक मान लीजिए ए है या बी है, इसकी अगर पूरी चाल दिया, कितना बोल दिया कि 6 किलोमीटर तक चल सकता, नहीं 4 कह रहा कि 4 किलोमीटर तक यह चल सकता है प्रति घंटा, और यह
6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। अगर आप इसको विकल्प के हिसाब से हल करते हैं ना तो देखिए 2 घंटा में 8 किलोमीटर आएगा। भाई स्पीड उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 2 घंटा में 8 किलोमीटर ही चला गया, और इसकी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 2 घंटा में 12 ही आ जाएगा, यानी 8 और 12 ये मिलके तो हो गया 20 किलोमीटर, यानी 2 घंटा मिल जाएंगे। तो आप इसको 9 बजे आंसर सही है। लेकिन अगर इस तरह ना समझ में आए तो आपको क्या करना है, आप लिखेंगे ना माना x घंटा बाद दोनों मिल रहे हैं, आप मान लीजिएगा माना x घंटा बाद दोनों मिल रहे हैं, तो इसके द्वारा चली गई दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अब इसकी चाल 4 है और समय आप माने x, यह 4x, यह 4x क्या दिखाई दे रहा है, दूरी है। और उसी तरह यह भी हो जाएगा, चाल इसकी 6 रहेगी और भाई चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय x माने हैं, x यह क्या है, यह भी दूरी है, यह दूरी दोनों दूरी मिलके तो 20 बोला है। आप इसको भी कर सकते हैं, दोनों को जोड़ लीजिए बराबर 20 कर लीजिए। नीचे की स्क्रीन दिखाई दे रही है इनको, 20 हो गया। अब इसको क्या होगा, 6x 4x मिलके 10x बराबर 20 हो गया, काट दीजिए, x बराबर 2, यानी 2 घंटा बाद मिलेंगे ना। 2 घंटा में यानी आपसे बोल दिया कि अगर 7 बजे चले हैं तो कै बजे मिलेंगे, 2 घंटा बाद, 8 9 आंसर है बाबू, 9 बजे। किसी कंफ्यूजन है तो दूर कर लीजिए, एकदम बिंदास। आगे तो अगला सवाल बोलें, जहां भी कंफ्यूजन रहेगा उसको दूर करिएगा, नहीं तो अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं है। अगला सवाल है एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं कर्ण की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज के आधार तथा कर्ण की लंबाई कह रहा है 12 सेंटीमीटर है और मतलब 12 सेंटीमीटर है और 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल पूछ रहा है। समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज इस तरह बना लीजिए। इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा हमको क्या दिया, आधार दे दिया है 12 और देखिए और कोण की लंबाई दे दिया 13, इसको दे दिया 13। हमको आवश्यकता किसकी है, ऊंचाई की, यानी इसकी आवश्यकता है, यह दिया नहीं है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको हल कर लेंगे। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण यह 13 है ना, 13 का वर्ग कर लेंगे। लंब हमसे पूछ रहा है, लंब हम निकालेंगे, लंब का वर्ग रहने दीजिए, आधार 12 है, 12 का वर्ग कर लीजिए। 13 में 13 गुणा करेंगे तो 169 और लंब को रहने दीजिए, इसको हमको निकालना है 144। 169 है, यह इधर जाएगा तो 144 माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा लंब का वर्ग, घटाएंगे तो कितना होगा 25। इधर लंब वर्ग घटा देंगे तो ये अंदर रूट हो जाएगा, 5 हो गया। हमको पता चल गया इसकी लंबाई क्या है 5, यही मान रख दीजिए। 1/2 रखिए, आधार 12 दिया था, यहाँ 12 कर लीजिए, ऊंचाई 5 है तो 5 कर लीजिए। 2 छक 12, 6 पचे 30, 30 वर्ग सेंटीमीटर आंसर है। ठीक हो गया था कि नहीं, ठीक है। अगर ये हो गया तो अगला सवाल आइए अब।
अगला क्वेश्चन है 12 मेज का क्रय मूल्य 16 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर हो। क्वेश्चन है 12 मेज का क्रय मूल्य 16 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 मेज का क्रय मूल्य 16 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत बताइए। तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत पूछ रहा है। थोड़ा बताइए भाई क्या आ रहा है आंसर। विकल्प दे दें, विकल्प भी रख लीजिए आप अपना। क्वेश्चन विकल्प दे रहा है 25% लाभ, पहला विकल्प है 25% लाभ, दूसरा का विकल्प है 25% हानि, तीसरा विकल्प है 10% लाभ और 10% हानि। कौन सा विकल्प सही है बताइए थोड़ा ना। 25% हानि, 25% हानि सही है। देखिए इस सवाल को कैसे समझेंगे आप। कह रहा है 12 मेज का क्रय मूल्य, यानी कोई आदमी जितना में 12 मेज खरीद रहा है उतना में वो 16 मेज बेच रहा है, यानी 4 मेज उसको घाटा हो रहा है ना। लिखेंगे चूंकि 16 मेज बेच रहा है तो 4 मेज का घाटा हो रहा है, इसलिए 1 पर 4/16, इसलिए प्रतिशत कहीं भी पूछता तो 100 पर लिया जाता है। आप इसको कर सकते हैं 4/16 गुणे 100, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 4 पचे 20। यह देखिए हानि है, विकल्प में दोनों दिया था 25% लाभ 25% हानि, तो दूसरा वाला विकल्प सही है, 25% हानि होगी। बात क्लियर हो रही है ना कि 12 मेज का क्रय मूल्य 16 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप इसी जगह कवर कर लेंगे कि यानी 12 मेज जो रुपया में हम खरीद रहे हैं उतना में हम 16 मेज बेच रहे हैं, यानी 4 मेज हमको और एक्स्ट्रा घर से बेचना पड़ जा रहा है, तो घाटा हो गया 4 मेज का ना। बस अपनी कॉपी आप खुद जांचिए, कई नंबर कम से कम 90-95% होना चाहिए बाबू यहाँ प्रैक्टिस सेट में। अगला क्वेश्चन है किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख में से, इधर हम लिख दे रहे हैं, किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख में से, किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख में से 1,80,000 पुरुष हैं, 1,80,000 पुरुष हैं, 1,80,000 पुरुष हैं। यदि 70% पुरुष साक्षर हों, यदि 70% पुरुष साक्षर हों तो साक्षर महिलाओं की संख्या बताइए। तो साक्षर महिला की संख्या पूछ रहे हैं भाई। विकल्प लेंगे तो विकल्प ले लीजिए। पहला विकल्प 24,000 है, 24,000, दूसरा विकल्प है 30,000, चौवन 50,000 और एक है 60,000। 4 विकल्प, 4 विकल्प में से आपको ढूंढना है कितना आ रहा है। हाँ
जिनको दिक्कत हो रही है बोर्ड पे देखें, जिनको आ रहा है वो अपना हल करें। ठीक, देखिए कुल जनसंख्या कितनी है बाबू? 3 लाख है। देखिए 3 लाख में कह रहा है कि पुरुष कितने हैं? 1,80,000। तो इसमें से 1,80,000 आप घटा दीजिए। घटाएंगे तो 1,20,000। 1,20,000। ये क्या है? महिला है। यह महिला है। हाई कौन है? पुरुष है। ठीक, और है तो पूरा कुल जनसंख्या है। यह कुल जनसंख्या है। अब आपको ध्यान देना है कि कह रहा है कि यदि किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख में से 1,80,000 पुरुष हैं, यदि 70% पुरुष साक्षर हैं तो 70% हम किसका निकालेंगे? जो पुरुष है। 1,80,000 जो यह हैं, इसका आप निकाल लीजिए 70%। अच्छा सवाल, किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख में से 1,80,000 पुरुष हैं, 50% जनसंख्या साक्षर है। नहीं लिखें क्या? ये सवाल छूट गया थोड़ा, इसको सवाल को पूरा कर दिया जाए। इसको पूरा पहले कर दिया जाएगा तब क्लियर होगा, थोड़ा सा छूटा है ना। देखिए किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख में से 1,80,000 पुरुष हैं, यहाँ तक तो क्लियर है। 50% जनसंख्या साक्षर है। 50% जनसंख्या साक्षर है। 50% जनसंख्या साक्षर है। यदि 70% पुरुष साक्षर हों, यदि 70% पुरुष साक्षर हों तो साक्षर महिलाओं की संख्या पूछ रहा है। तो साक्षर महिलाओं की संख्या, ठीक, साक्षर महिलाओं की संख्या पूछ रहा है। विकल्प वही आपका है 24,000, 30,000, उसके बाद है 54,000 और एक विकल्प है आपका 60,000। चलिए ठीक है। आप अब सवाल इससे ये छूट गया था ना, इसको देखिए। कुल जनसंख्या कितनी है? 3 लाख। 3 लाख। 3 लाख का 50% हम निकालेंगे, क्योंकि यही तो है साक्षर। तो निकाल लीजिए। तो ये काट देंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। हाई हो जाएगा 0 0 0 0, 4 0 और 5 3 15, 1.5 लाख। ठीक है, यानी 3 लाख में से टोटल 1.5 लाख क्या है? साक्षर हैं। अब कह रहा है कि 70% पुरुष हैं साक्षर। तो अब आप क्या करेंगे? 1,80,000 पुरुष है ना। देखिए 1,80,000 जो पुरुष हैं का 70% निकाल लीजिए, तो हो जाएगा ये आपका 3 0 हो जाएगा। 7 8 56 और 7 1 7 12, कितना? 1,26,000। यह पुरुष साक्षर हैं। ठीक है, साक्षर हैं। हमसे क्या पूछा? महिला साक्षर बताइए। पूरी टोटल जनसंख्या साक्षर कितनी है? 1,50,000। तो देखिए 1,50,000 में से 1,26,000 घटा दीजिए, तो क्या बचेगा? 0 0 0 4 2। यही आंसर है। बात किसको समझ में नहीं आई भाई? देखिए इस सवाल हमको ध्यान देना है। टोटल जनसंख्या 3 लाख है और 3 लाख का बोल दिया कि 50% साक्षर है। तो हम 3 लाख का जब 50% साक्षर निकालेंगे तो हमको पता चल गया कि 1.5 लाख क्या हैं? यह साक्षर लोग हैं। अच्छा, इसमें बोल दिया है कि यदि 70% पुरुष साक्षर हैं, तो पुरुष कितने हैं? 1,80,000। 1,80,000 में से हम 70,000 मतलब 70% निकालेंगे,
तो पता चला कि 1,26,000 पुरुष साक्षर हैं। अब टोटल साक्षर 1.5 लाख हैं, 1,26,000 पुरुष हैं, तो टोटल में से हम 1,26,000 पुरुष घटा देंगे, जो बचेगा वो महिला होंगी। यही आंसर है आपका। क्लियर है ना? अगर कोई कंफ्यूजन है तो दूर कर लीजिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक पात्र में जल इस प्रकार भरा जाता है कि उसकी मात्रा प्रत्येक 5 मिनट में 2 गुना हो जाती है। क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहे हैं। एक पात्र में जल इस प्रकार भरा जाता है कि एक पात्र में जल इस प्रकार भरा जाता है कि उसकी मात्रा प्रत्येक 5 मिनट में 2 गुनी हो जाती है। उसकी मात्रा प्रत्येक 5 मिनट में 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। ठीक, यदि पात्र को पूरा भरने में 30 मिनट लेता है, यदि पात्र को पूरा भरने में 30 मिनट लेता है, तो पूछ रहा है आपसे कि चौथाई भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो चौथाई भाग भरने में समय कितना लगेगा, ये पूछ रहा है। विकल्प आपके सामने है, ले लीजिए। 7 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। 7 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट, यह विकल्प है। कितना रहे भाई? अच्छा, देखिए सवाल में आपको कहाँ बांध रहा है, प्रत्येक 5 मिनट में 2 गुना होता है। अब कह रहा है कि यदि पात्र को भरने में 30 मिनट लिया है, आप ध्यान दीजिए 30 मिनट में अगर कोई बर्तन पूरा भरा है, ठीक है, क्या किया है, पूरा भर गया है, तो अब इसमें क्या बोला कि हर 5 मिनट में 2 गुना हो रहा है, यानी 25 मिनट तो क्या था, आधा रहा होगा भाई। सवाल बोल दिया कि 30 मिनट पूरा भर गया, और इधर कह रहा है कि हर 5 मिनट पर 2 गुना होता है, तो यानी 30 मिनट पर पूरा जब भर गया तो इस 30 मिनट से 5 मिनट घटाइए पहले, 25 मिनट वो आधा भरा होगा। अच्छा, इसका आधा जब करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 मिनट। यही आंसर है, 20 मिनट में वो 1/4 भरेगा। क्लियर हो रहा है ना? चलिए, तो अगला क्वेश्चन, एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से 1 महिला कामगार है। क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में प्रत्येक 9 में से 1 महिला कामगार है। प्रत्येक 9 में से 1 महिला कामगार है। यदि महिला कामगार की संख्या 125 है, यदि महिला कामगार की संख्या 125 है, महिला कामगार की संख्या 125 है, तो कामगारों की कुल संख्या पूछ रहा है। तो कामगारों की कुल संख्या पूछ रहा है भाई। कामगारों की कुल संख्या बताइए। विकल्प लेंगे तो ले लीजिए, 1250 है पहला विकल्प, 1250, दूसरा विकल्प है 1125,
तीसरा विकल्प है 1025 और चौथा है 1000। 1125 सही है। देखिए क्या कह रहा है, एक फैक्ट्री में प्रत्येक 9 में से एक महिला कामगार है, ठीक है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो महिला कामगारों की संख्या अगर 125 है, इसमें हम क्या करेंगे, 9 से गुणा कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक 9 में तो एक महिला है। यदि महिला 125 है तो इसमें हम 9 से गुणा कर देंगे, कुल कामगारों की संख्या आ जाएगी। गुणा करने पर कितना आ जाइए, 1125। यही आपका आंसर है। हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, संतोष लग रहा है कोई दिक्कत? चलिए, दिक्कत है घर बैठ के आराम से इसको 1-2 बार देख लेंगे ना, क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है a बराबर b का 2/3। a बराबर b का 2/3, a बराबर b का 2/3 और b बराबर c का 4/5 और b बराबर c का 4/5। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा? तो a अनुपात b अनुपात c बराबर पूछ रहा है क्या होगा। विकल्प हम लिख दे रहे हैं, 12:8:10 पहला है, दूसरा का है 15:10:8, 15:10:8, तीसरा है 10:15:12 और आखिरी वाला विकल्प है, इधर हम लिख दे रहे हैं 8:12:15। यही सही बता रहे हैं आप लोग, ठीक। हाँ, जिनको दिक्कत है देख लेंगे। a बराबर b का मतलब गुणा होता है 2/3 ना, b को इसके नीचे लेके आ गए जाएंगे तो a/b, यानी b को इसके नीचे लेके आएंगे तो a/b इधर हो गया 2/3, यानी a 2 है और b 3 है। उसी प्रकार इसको कर लीजिए, b बराबर c का गुणा का मतलब 4/5, का मतलब गुणा कर लेंगे, c को यहाँ लाएंगे तो b/c बराबर हो गया 4/5, यानी b बराबर 4 हो गया, c बराबर 5 हो गया। हम लोग ऐसे सवाल को a अनुपात b और b अनुपात c करके इस तरह कैलकुलेशन करके हल करते हैं। तो a अनुपात b बराबर क्या है, 2:3, तो इसके जगह हम रखेंगे 2:3। अच्छा, b अनुपात c बराबर 4:5, यहाँ रख देंगे 4:5। देखिए a अनुपात b बराबर 2:3 है, तो 2:3 हो गया। अब b अनुपात c बटा का मतलब अनुपात होता है, तो b अनुपात c बराबर 4:5 कर लीजिए यहाँ पर। इसको इसी तरह गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 15 हो गया। यही आपका आंसर है, यानी विकल्प आपका ही वाला जो है यही सही है, 8:12:15। क्लियर है ना? चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। हम इधर लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना हो रहा है भाऊ? औसत पूछ रहा है, विकल्प चाहिए तो ले लीजिए। 10.1 पहला है, दूसरा है 10, तीसरा है 12.9 और चौथा विकल्प है 13। इसमें से पूछ रहा है कौन होगा औसत।
हाँ, ऐसे सवाल में क्या करना है, प्रथम 10 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब समझ में आ रहा है ना, जो किसी से न कटे। तो हम प्रथम 10 अभाज्य संख्या लेंगे, तो पहले 10 अभाज्य संख्या आप ले लीजिए कौन कौन है। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, बोलते जाइए, 5, 7, इसको मिटा देने इधर वाला, हाँ, 11, 13, 17, 19, 23, 10 नहीं हुआ क्या अभी, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो हो गया। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले हम प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिख लेंगे। अब सबको मालूम होगा कि औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटा उनकी संख्या। अब कुल योग सबको जोड़ना पड़ेगा बाबू, जोड़िए तो 1 धन 2 धन 3 धन 5 धन 7 धन 11 धन 13 धन 17 धन 19 धन 23, सबको जोड़िए, सबको जोड़ेंगे और बटा उनकी संख्या क्या है 10 बटा 10 कर देंगे। इन सबको जब जोड़ेंगे तो 101 होगा। टोटल कैलकुलेशन करके आप आराम से देख लीजिएगा, यह 101 होगा और बटा 10 है, 1 0 है, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, आंसर हो जाएगा, यानी 10.1, यही आंसर है। ऐसे सवाल में जितना भी अभाज्य संख्या बोला है, अभाज्य संख्या हम लिख लेंगे, सबको जोड़ेंगे और बटा उनकी संख्या से भाग दे देंगे, औसत हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक। चलिए अगला सवाल, क्या चीज, जिसे ना 1 0 है तो एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए, 2 0 है तो 2 पर लगा दिया करिए, उस तरह भाग देंगे तभी आएगा, लेकिन उतना समय बर्बाद करने से कोनो फायदा तो होगा नहीं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, यदि कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद, क्वेश्चन है यदि कमीज की लागत 20% छूट, यदि कमीज की लागत 20% छूट देने के बाद 64 रुपया आती है, 64 रुपया आती है, तो आपसे पूछ रहा है ना, इसकी मूल लागत कितनी थी, मूल लागत पूछ रहा है। बिल्कुल सही, 80 सही है। देखिए क्या करेंगे, मूल लागत पता नहीं है, मूल लागत को x मान लीजिए। मूल लागत को क्या कर रहा है, 20% छूट दे रहा है ना, यानी 20% छूट दे रहा है तभी 80% वो ले रहा है, तो हम यहाँ 80 बटा 100। अच्छा भाई, कुछ लोगों को हो सकता है दिक्कत हो कि 80% क्यों ले, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो अगर 20% कोई छूट दे रहा है तो 20% छूट देगा तो यानी 80% लेगा। अब ये जो 80% ले रहा है किसके बराबर है, 64 के बराबर है, मतलब x का 80% बराबर 64। अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 काटिए, 64, इससे गुणा कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 80, यही आपका आंसर है, 80 रुपया। अगला क्वेश्चन बोले, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% क्या करता है, छूट देता है। अभी
भी उसे लागत मूल्य पर 17% लाभ होता है। अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% लाभ होता है। 17% लाभ होता है यदि वह अंकित मूल्य पर वस्तु बेचता, यदि वह अंकित मूल्य पर वस्तु बेचता तो लाभ का प्रतिशत बताइए। लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे सवाल हल करने के लिए ना क्रय मूल्य, अगर हम मान लीजिए इसको 100 रुपया है, मतलब 100 रुपया हम खरीदे हैं, और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100 हो गया, विक्रय मूल्य क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य। भाई हमको हर कीमत में 17% लाभ लेना है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 117। और क्वेश्चन करा कि यदि अंकित मूल्य पर बेचे, अंकित मूल्य यक्स मान लीजिए, देखिए क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 117, क्योंकि 17% का लाभ हुआ तो 100 में जोड़ दिया जाता है, 117 हो गया। अंकित मूल्य आप मान लीजिए यक्स, यक्स का 10% छूट दे रहा है ना, तभी 90% वो क्या कर रहा है, ले रहा है। और जब 90% ले रहा है तब कितना बेच रहा है, 117 रुपया में, 117। अब इसी काटना है, एक 0 0 काट दीजिए, 9 से काटिए, 9 1 कम 9, ये देखिए 7 है, 9 त्रिक है 130। तो अगर उसका क्रय मूल्य 100 है, 130 अगर अंकित मूल्य हो रहा है तो 30% का उसका 30% लाभ है, यही आंसर है, 30% लाभ होगा। क्लियर हो रहा है ना सवाल? और कहीं कंफ्यूजन रहेगी दूर कर लीजिएगा। क्रय मूल्य हम 100 माने हैं और हमको हर कीमत पर 17% लाभ लेना, तो विक्रय मूल्य 117 हो जाएगा। अंकित मूल्य x मान लीजिए, अंकित मूल्य x पर 10% छूट दे रहा है तो 90% ले रहा है, अब बराबर 117। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 130 आ रहा है, यानी हमको 30% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता 225 रुपए की कलाई घड़ी खरीदता है। क्वेश्चन है, एक विक्रेता 225 रुपए की कलाई घड़ी खरीदता है। कलाई घड़ी खरीदता है, ठीक, 225 रुपए में कलाई घड़ी मिल रही भाई, और उसकी मरम्मत पर 15 रुपया खर्च करता है, और उसकी मरम्मत पर कई रुपया खत्म कर रहा है भाई, 15 रुपया खर्च करता है, 15 रुपया खर्च करता है। और उसे 300 रुपया में बेच देता है, और उसे 300 रुपया में बेचता है, 300 रुपया में बेचता है, तो उसे लाभ का प्रतिशत बताइए। लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है। विकल्प अगर चाहिए तो विकल्प आप ले लीजिए, 15%, 20%, 25% और 30%। बोलिए इसमें से क्या आ रहा है? 20 हो रहा है, देख लीजिए, देखिए ध्यान से भाई, देखिए बोर्ड पर देखिए, संगत हम नीचे मूली कर ले रहे हैं, क्यों नीचे, इधर देखिए बोर्ड पर, अगर न समझ में आए तो बोर्ड पर करिए। विक्रेता कितने में घड़ी खरीदा, 225 रुपये में कोई घड़ी खरीद के लाया है, और उस पर मरम्मत में 15 रुपया और खर्च कर दिया, तो इसमें हम 15 और जोड़ देंगे, टोटल कितना हो गया, 240।
यानी घड़ी कितना की पड़ गई हमको 240 रुपये की, और हम बेच कितना में रहे हैं 300 में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको कै रुपये का लाभ हो रहा है। तो 300 में बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ना, और हमारा भाई 225 रुपया में तो हम खरीदे हैं, लेकिन 15 रुपया और उस पर खर्च किए हैं, तो कुल मिला के 240 रुपया खर्च हुआ है ना। तो 300 में से 240 हम घटा देंगे, तो कितना हो गया। अगर पूछे कै रुपया का लाभ हुआ तो हम बोल देंगे कि 60 रुपया का लाभ हो रहा है, लेकिन हमसे प्रतिशत पूछ रहा है, और जब प्रतिशत पूछा तो इसको आप निकाल लीजिए, चूंकि कितना पर 300 पर। अच्छा, थोड़ा सा इसको आप बताइए हमको कि वो किस पर देखेगा, मतलब 300 बेच के 60 रुपया का लाभ कमा रहा है कि 240 रुपया की सामान पर 60 रुपया का लाभ कमा रहा है। 200 भाई हम इसी तरह न निकालेंगे लाभ कि हमारा 240 रुपया लगा तो हमको कै रुपया का लाभ हुआ 60 रुपया का। तो 240 की सामान पर हम कितना कमा लिए लाभ 60 रुपया, इसलिए एक पर तो 60 बटा 240, इसलिए प्रतिशत हमेशा क्या होता है 100 पर। तो 60 बटा 240 गुणे 100, काट दीजिए, 6 चौका 24, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, 25% का लाभ, यानी आपका तीसरा वाला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, हाँ ले लीजिए भाई, स्क्रीन शॉट जिसको लेना ले लीजिए। इधर बैठ जाइए ना। चलिए, आज सवाल बहुत मस्त मस्त है एकदम, बिल्कुल कोई भी पेपर वनडे कहीं भी जाइए आप फंसेगा जरूर, वनडे एसएससी रेलवे बैंक हर में। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों की परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। क्वेश्चन आप लोग 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु उतनी ही है। बच्चे की आयु बताइए, बच्चे की आयु हमसे पूछ रहा है। बच्चे की आयु कितनी होगी? विकल्प ले लीजिएगा। पहला है 2 वर्ष, दूसरा है 2 सही 1/2 वर्ष, तीसरा है 1 वर्ष, और चौथा 1 सही 1/2 वर्ष। 4 विकल्प हैं। थोड़ा इसको आराम से लगाइए, देखिए कितना आ रहा है। हाँ, ऐसे सवाल को कितना बाबू 2 सही है, 2 अगर है तो सही है, ठीक। हाँ, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, जिनको नहीं आया है भाई। देखिए 8 वर्ष पूर्व एक परिवार की औसत आयु कितना है 18 वर्ष, मतलब 2 वर्ष पूर्व। देखिए 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्य है ना कि औसत आयु बता रहा है कितना है 18 है। तो 2 वर्ष पूर्व अगर हम इनका कुल आयु निकालेंगे तो क्या किया जाता है, जो भी औसत है 18 उसमें उनकी संख्या से गुणा किया जाता है। नहीं, सदस्यों की संख्या 8 है ना, 8 से इसमें गुणा करेंगे तो 18 में 8 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, कितना
100 हाई गुणा करने पर भाई गुणा करके बोलिए 144 है, ठीक है, यह 144 हो रहा है। तो कब है? 2 वर्ष पहले 8 लोग। तो देखिए ना, जब वर्तमान में आएंगे हम तो 8 में 2-2 वर्ष बढ़ेगा। तो जब 8 में 2-2 वर्ष बढ़ेगा तो 8 दूना 16, यानी 16 वर्ष बढ़ जा रहा है ना वर्तमान में। तो 144 में हम 16 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 10, 4 5 6, 160 हो गया। यानी वर्तमान समय में परिवार की औसत आयु 160 हो गई। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ध्यान से, 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष है। तो जब इनका हम कुल निकालेंगे तो जो भी औसत रहता है उनकी जितनी संख्या रहती है उसमें गुणा करते हैं तो उनका कुल आता है तो 144 हो गया। तो ये तो 2 वर्ष पूर्व की बात है। 2 वर्ष बाद जब हम आएंगे तो 8 सदस्य में 2-2 वर्ष बढ़ेगा ना, तो यानी 8 दूना 16, 16 वर्ष बढ़ गया, तो इसलिए हम 144 में 16 जोड़ दिए तो ये हो गया 160। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब क्या कर रहा है, एक बच्चा हो गया और प्लस 8 लोग यह लोग हैं। एक बच्चा के होने के बाद भी तो 8 सदस्य हो गए। कह रहा कि औसत जो है, औसत वही है, वही का मतलब 18 है, ठीक। औसत में तो चेंजिंग हुई नहीं है, औसत वही है यानी 18 है। इनका जब हम कुल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, औसत 18 है गुणे उनकी संख्या। तो 8 सदस्य हैं, एक लड़का हो गया। अब हो गए 9 लोग, 9 से गुणा कर दीजिए। 18 में 9 से गुणा करेंगे 162। अब आप ध्यान से देखिए, जब लड़का नहीं है तब सब लोग मिला के 160 साल के हैं। लड़का भी हो गया तो 162 साल के हो गए। तो लड़के क्या निकाल सकते हैं आप इधर उधर दिखाई दे रहा है इसके, ठीक है। अब हम इधर निकाल सकते हैं आराम से लड़के की आयु, लड़के की आयु। तो क्या करेंगे, जो टोटल 162 है उसमें से जो 8 लोग उनकी आयु घटा देंगे 160, तो आपका हो गया 2 वर्ष। यही आंसर है। क्लियर है सवाल ना? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन है, 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है। 9 पूर्णांकों का 11 आता है। 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, ठीक। परंतु गणना करने पर यह देखा गया कि, परंतु गणना करने पर यह देखा गया कि भूलवश 23 को 32 लिख दिया गया, कि भूलवश 23 को 32 लिख दिया गया। 23 को 32 लिख दिया गया। उचित संशोधन के बाद नया औसत क्या होगा? उचित संशोधन के बाद नया औसत पूछ रहा है। हाँ, इसका विकल्प भी अगर चाहिए तो ले लीजिए। 10, 9, पहला विकल्प 10 है, दूसरा 9 है, तीसरा 10.1 है और चौथा है 9.5। इसमें से कोई एक विकल्प है। कौन आ रहा है? कितना आ रहा है भाई? 10। चलिए देखा जाए। वैसे 10 सही है, देख लीजिए क्या 9 पूर्णांकों का औसत कितना है? 11 है। तो देखिए 9 पूर्णांक का औसत वो बोल दिया आपसे 11 है, तो इसका जब कुल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 जो औसत उसमें उनकी संख्या से गुणा कर दिया जाता है, यानी 9 से गुणा करेंगे तो 11 9 99 हो गया। यानी 9 पूर्णांकों का कुल क्या हो गया? 99 हो गया। यह जो 99 हो गया ना, इसमें कह क्या रहा है ना कि भूलवश 23 को 32 लिख दिया गया। यानी क्या करा था? 23 लिखना चाहिए था,
गलती से 32 लिख दिया, तो जो 99 है जो होना चाहिए था 23 होना चाहिए था ना, इसमें हम प्लस 23 कर देंगे। और कह रहा है कौन गलती हुई है, 32 गलती हुई है ना, 32 को निकाल लेंगे इसमें से। ऐसे सवाल में कुल योग निकाला करिए। अब योग के बाद वो बोला था ना कि करना कितना चाहिए था 23, तो हम यहाँ 23 रखेंगे और गलती किसकी हो गई थी 32 की, 32 निकाल देंगे। क्लियर हो रहा है। अब इसको हल कर लीजिए, हाई जोड़ेंगे तो 122 माइनस 32, तो टोटल क्या हो जाएगा 100, हाई घटाने पर चलिए 90 हो गया। अच्छा, अब बोला उचित संशोधन के बाद नया औसत, तो संशोधन तो हम कर दिए 90 हो गया, नया औसत संख्या तो 9 रहेगी, 9 से भाग दे दीजिए 10, आंसर आपका 10 है। तो हमको लग रहा है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगी, लाभ भी मिलेगा। कोई भी पेपर अगर आपका वनडे टाइप जो भी है इसमें आप देखेंगे तो काफ़ी लाभ मिलेगा। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।